हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ पम्मी ओझा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न से। उसके पहले मुझे आपको एक बात बतानी थी कि बीच बीच में जब मैं वीडियो बनाती हूँ अपलोड करने के लिए, तो हमारे पेड क्लासेस के बच्चे जो डाउट क्लासेस के होते हैं वो मुझे कॉल्स और मैसेज करते हैं, इसलिए मुझे क्लिप वाइज वीडियो बना करके ऐड करके आपको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न से कि आखिर सेल डिवीज़न क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक सेल जाइगोट होता है, उससे हम लोग इतना बड़ा बन जाते हैं ह्यूमन। ठीक है, सोचो कैसे सेल में डिवीज़न होती है तब तो बनते हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल में डिवीज़न होना। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि एक घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो हील कर जाता है सेल वहाँ पे, क्योंकि सेल डिवाइड करता है। तो चलिए लेट्स बिगिन इट, हम आज का क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सेल डिवीज़न क्या होता है? जब हमें कहीं चोट लगती है या फिर कहीं सेल हमारा बॉडी कहीं इंजर्ड होता है, ठीक है, तो देखना कुछ दिन बाद या तो मेडिकेशंस करो तो जल्दी हील करता है, नहीं करो तो भी हील कर देता है। ठीक है, हील होता है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमारा सेल है वो डिवाइड करता है। ठीक है, और डिवाइड करके उसको हील कर देता है। ठीक है, अभी बहुत सारे तो सेल ऐसे भी हैं नॉर्मली हमारे गट वगैरह में कि पुराने सेल मरते हैं, नए सेल वहाँ पे ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेल डिवीज़न का होना एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, ऐसे सेल का डिवाइड होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल डिवीज़न एक्चुअली में है क्या? तो एक सेल से, पेरेंट सेल से डॉटर सेल का बनना आपको सेल डिवीज़न कहलाता है। यह सेल देखो डिवाइड किया, दो सेल बना, ये दो सेल फिर डिवाइड किया, दो सेल ऐसे बना, तो ये सेल ऐसे डिवाइड करके एक सेल से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट सेल अंडरगो डिवाइड, मतलब एक सेल से डिवाइड होकर के जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं, तो उनके बीच में जो इवेंट आते हैं उनको हम कहते हैं सेल डिवीजन, सेल साइकिल। ठीक है, या कह सकते हैं द पीरियड बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल्स देयर फर्दर डिवीजन। ठीक है, उसका सेल जब डिवाइड होता है, जब सेल डिवीज़न होता है तो क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बांटना होता है ना बच्चों में, सॉरी नॉट बच्चों, वो डॉटर सेल्स में। डॉटर सेल्स किसको कहते हैं? ये पेरेंट सेल हो गया, ठीक है, और ये डॉटर सेल्स हो गया। अब फिर ये डिवाइड करेगा तो ये डॉटर सेल्स हो जाएगा और ये पेरेंट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेल डिवाइड करता है वो पेरेंट सेल होता है, डिवीज़न के बाद जो सेल बनता है वो डॉटर सेल्स होता है। ठीक है, तो डॉटर सेल्स क्या होते हैं कि में बराबर बराबर इक्वल देना होता है डीएनए, क्योंकि इक्वल जेनेटिक ये जाता है ना, तो क्या होता है कि आपको डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल्स का ग्रोथ होता है। ठीक है, आगे देखिए, हमारे बॉडी में कैपेसिटी ऑफ डिवीजन के बेसिस पे 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। फर्स्ट लेवाइल सेल्स, ये कैसे सेल्स हैं? ये मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इनमें डिवीज़न होते रहती है, इनकी लाइफ जो है, लाइफ स्पैन कम होती है। ठीक है, जैसे स्किन तो हमारा ऊपर वाला डेड सेल से बना हुआ है, ठीक है, कवरिंग, उसके नीचे का जो स्किन है वो लगातार बनती है और पुराना मरता है, पुराना सेल्स जो है वो डाई करता है, न्यू सेल्स जो है वो बनता जाता है स्किन के नीचे। ठीक है, GI यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये रहा आपका स्टोमक, ये रहा इंटेस्टाइन, इसका जो अंदर का वॉल है यहाँ पर भी आपको लेबाइल सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स मरते हैं। ठीक है, फिर बोन मैरो में जहाँ आपको पता है RBC बनता है, RBC का भी पता है आपको कि 120 डेज लाइफ स्पैन है, फिर वहाँ पे मर जाता है तो दूसरा बनता है। तो ये जो सेल्स हैं वो लेबाइल सेल्स हो गए। ठीक है, दूसरा सेल्स होता है स्टेबल सेल्स। ये वैसे सेल्स हैं जो नॉर्मली डिवाइड नहीं करेंगे, जब इंजर्ड हो जाएगा कोई पार्ट, कोई उस तरह का सेल्स, तब ये डिवाइड करके उसको हील करेगा। जैसे कि लीवर का सेल्स जिसको हिपैटोसाइट्स कहते हैं, किडनी का सेल्स, पैंक्रियाज का सेल्स नॉर्मली ऐसे डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन लीवर में कोई डैमेज हो गया तो लीवर सेल्स डिवाइड करेगा, किडनी में कोई डैमेज हो गया तो किडनी सेल्स डिवाइड करेगा, पैंक्रियाज में हो गया डैमेज तो पैंक्रियाज सेल्स डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा हो गया आपको परमानेंट सेल। ये कैसे सेल्स होते हैं? वैसे सेल्स जो डिवाइड नहीं करते, सेल्स इंजरी हुआ सेल डेथ हो जाता है। ठीक है, जैसे न्यूरॉन हो गया, मस्कुलर सेल्स हो गया, कार्डियक मायोसाइट्स हो गए। ठीक है, तो ये सेल्स क्या है? परमानेंट सेल्स, इनमें डिवीजन नहीं होती है। आगे देखिए बच्चों, सेल साइकिल 2 फेज में होता है। ठीक है, एक होता है आपको इंटरफेज, सेकंड होता है एम फेज। ठीक है, एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो जो इंटरफेज होता है बच्चों, ये प्रिपरेशन का फेज होता है, तैयारी की फेज होती है। ठीक है,
और आपको जो एम फेज होता है ये एक्चुअल सेल डिवीज़न का फेज होता है। अब आपको समझाते हैं कैसे। आप 11th-12th 2 साल पढ़ रहे हो एकदम बहुत अच्छे से, और फाइनली आपको 3 घंटे का पेपर नीट बता देगा कि आपको डॉक्टर इस बार बनना है कि नहीं, ठीक है। तो ये इंटरफेज क्या हो गया, वो पिछला 11th-12th जो आपने पढ़ा वो इंटरफेज हो गया, और ये एम फेज क्या हो गया, वो 3 घंटा आपने एग्जामिनेशन में जो पेपर लिया नीट का वह आपको एम फेज हो गया। बस यही कह रहे हैं। ये सेल जो है डिवाइड होने में कम समय लगता है, उनको डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है पहले, प्रिपरेशन फेज कहते हैं इंटरफेज को, क्योंकि ये प्रिपेयर होते हैं डिवीज़न होने के लिए, ठीक है। तो आपको ये हो गया 2 फेज सेल डिवीज़न का, ठीक है, जिसमें से कि मोर देन 95% सेल्स जो हैं अपना ज़िंदगी प्रिपरेशन फेज यानी कि इंटरफेज में निकाल देते हैं। 5% ही टाइम उनको लगता है डिवीज़न में, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन सेल्स जो है एक सेल्स से 2 सेल्स में डिवाइड होता है, 24 घंटा का टाइम लगता है उसको, जिसमें से 23 आवर्स वो इंटरफेज में रहता है, यानी प्रिपेयर अपने आप को तैयार करता है डिवीज़न करने के लिए, और इस 1 घंटे में वो डिवाइड करता है। ईस्ट का एनसीईआरटी में 90 मिनट दिया हुआ है 1 साइकिल चलाने का, ठीक है, 1 डिवीज़न का। आगे हम बात करते हैं इसकी। देखिए ये तो है पूरा सेल साइकिल। सेल साइकिल तो को 2 भाग में बांटा, ये एम फेज में बांटा जो 5% है, ये तीनों फेज हो गया इंटरफेज जो कि 95% होता है सेल का, ठीक है, इवन मोर देन 95%। एग्जाम में मोर देन और 95 हो तो आप मोर देन टिक करके आना, ठीक है। इंटरफेज के 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज को फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं या G1 फेज कहते हैं। S फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे DNA का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और G2 फेज को सेकेंड गैप फेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जीवन में, फिर आपको RNA का सिंथेसिस होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बट DNA का सिंथेसिस यहाँ नहीं होता, रेप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ पर भी प्रोटीन का होता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। तो साइकिल कैसे चलता है, G1 से सेल जाएगा S फेज में, फिर G2 में, फिर M में। तो ये इंटरवल बिटवीन G1 से G2 के बीच का इंटरवल हो गया S फेज, और फिर आपको जो S फेज और M फेज के बीच में आ गया आपको G2। तो इंटरफेज क्या है, आप बोल सकते हैं बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, मतलब 2 एम फेज के बीच में लगातार 2 एम फेज, मतलब ये एक एम फेज हो गया, फिर ये पूरा दोबारा एम फेज यहाँ आया, तो बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज का जो फेज है इसको इंटरफेज कहते हैं, और ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है, ठीक है। एग्जाम में ऑर्डर आ सकता है, याद रखिएगा, पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर ये भी पूछ सकता है कि आपको बिटवीन G1 एंड G2 कौन सा फेज होता है। तो ये सब आप यहाँ के चार्ट से याद रखना, ठीक है। आगे देखो, अब मान लो ये है सेल, बहुत खुश है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये पेरेंट सेल है, इसको डॉटर सेल्स बनाने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऑर्गेनेलिस क्लोरोप्लास्ट होंगे, गोल्जी बॉडी, सब कुछ होंगे, ठीक है। मैं बस सबको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। तो अभी इसके पास बराबर बराबर दोनों में बांटना है, तो क्या होगा, यहाँ पे हर चीज़ का कॉपी तो करना पड़ेगा ना। मान लो इसके पास 4 माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, 4 माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या करेगा, दोनों को बराबर बराबर देना है, तो इसको 8 बनाना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने फिगर में एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, ठीक है, इन दोनों में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो इसको कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और माइटोकॉन्ड्रिया बनाना पड़ेगा, तब तो ये एक एक दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया देगा। इसमें 46 क्रोमोसोम है पेरेंट्स में, ठीक है, ये सेल है एक्चुअल में, ठीक है। तो क्या करेगा, ये 46 करेगा, तो आप लोग सोच रहे हो कि 46 करेगा तो 46 यहाँ भी क्रोमोसोम होगा, 46 यहाँ भी क्रोमोसोम होगा, तो यहाँ पे डबल होना चाहिए क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नहीं बेटा, यही तो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग गलत सोच रहे हो। यहाँ पे जो है आपको डबल नहीं होगा, मैं इसको बताऊँगी कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ DNA कंटेंट डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपको सेल्स को डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको प्रोटीन का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्यों प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि आपको DNA को रेप्लिकेट करना है, तो DNA के रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है। साथ में सेल ऑर्गेनेली जो है उसका भी आपको रेप्लिकेशन या डुप्लिकेट करना है। क्यों सेल, अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका भी तो डुप्लिकेट करना है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये आपको गोल्जी बॉडी, इसका कॉपी करना है, तो इसमें प्रोटीन्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो आपको प्रोटीन बनेंगे, DNA का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा डिवीज़न करने के लिए,
अब ये सब कॉपी होगा तब ना आपको डॉटर सेल्स में बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात बता दें कि ये हमारे बॉडी में एग और स्पर्म को छोड़कर बाकी सारे सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। स्किन सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, सब कुछ डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड कहने का मतलब क्या, 2n का मतलब 46 क्रोमोजोम उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं इनमें भी 46 क्रोमोजोम होंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्या करना कि जा करके हैप्लॉयड बांध के आ जाना, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म ओवम, सिर्फ वहीं पे आपको हैप्लॉयड होते हैं, यानी 23 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों मेरे कि चलो थोड़ा सा आपको क्रोमैटिन का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, क्योंकि वो सीखना ज़रूरी है। यहाँ तक तो आप समझ गए कि एक सेल से, पेरेंट सेल से डॉटर सेल को बनाना है तो इसमें सेल ऑर्गेनेली को भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, डीएनए का कॉपी करना पड़ेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है। ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका डीएनए और ये रैप्ड है आपको, क्या है बताइए आप लोग, ये है आपका हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये रैप्ड है आपका हिस्टोन प्रोटीन पे, ठीक है। तो ये देखने में देखिए कुछ ऐसा बीड लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ना, कुछ ऐसा बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीच में हिस्टोन है, उस पर लपेटा हुआ है डीएनए, ठीक है। इस पे आपका डीएनए रैप्ड है, कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने में लग रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। और क्रोमोजोम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्रोमैटिन का ही कंडेंस्ड फॉर्म है। ये क्या है देखिए, एक क्रोमैटिन का ही ये हिस्टोन प्रोटीन है, मैंने ऐसे ही रैंडम बना दिए। ये हो गया आपका क्रोमोजोम, इसी का कॉम्पैक्ट यानी कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमैटिन का, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्रोमोजोम। ये क्या है, क्रोमोजोम, एक नॉर्मल क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम, ठीक है। और ये इसके अंदर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। ये तो आपको समझ में, ये आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन इस कलर से बना दी हूँ, इसके अंदर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं क्रोमोजोम से अंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका हिस्टोन प्रोटीन, जहाँ डीएनए लपेटा होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये है आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कंफ्यूज्ड मत होना, यहाँ पे क्रोमैटिन क्रोमोजोम ये सब बोला जाएगा तो प्लीज़ कंफ्यूज्ड मत होइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम्स जो है ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो दोनों क्रोमोजोम का जो आर्म से उसको पकड़ के रखा है, इसको हम बोल देंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। नंबर ऑफ़ सेंट्रोमियर जितना होगा नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम उतना ही होगा। यानी यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम भी सेम ही होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो अब आपको हमको ये बताना है कि इंटरफेज में आपको एस फेज में क्या होता है। देखिए, इंटरफेज के एस फेज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरफेज के मैं आगे बताऊंगी, बस आपको ऐसे ही दे रही हूँ कि इस फेज में ये क्रोमोजोम डबल नहीं होता है। ये मत सोचिए कि 46 क्रोमोजोम है तो ये डबल हो जाएगा, नहीं, इसका कंटेंट डबल हो जाता है। यहाँ पे एक कॉपी आकर के जुड़ जाएगा। मैं आगे आपको समझाती हूँ। देखिए, पहले देख लेते हैं अगला स्लाइड क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंटरफेज के 3 फेजेज हो गए, ठीक है। इंटरफेज के 3 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। ये हमने बताया सेल को जब डिवाइड करना होता है, डुप्लीकेट करना होता है तो क्या क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल ऑर्गेनेली होगा। जो एनसीईआरटी में दिया मैं वही पढ़ा रही हूँ, ये नहीं कि आपको हिस्ट्री लेके बैठ जाऊँ, ठीक है, जितना नीट में ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, क्रोमैटिन क्या होगा, ये क्रोमोजोम है जो क्या है, कंडेंस्ड है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है,
कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका, क्रोमैटिन का, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए पहला फेज है आपको किसका, इंटरफेज का, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन से इसका। तो मैं देख रही थी इंटरफेज का जो पहला फेज है उसको बोलते हैं हम G1 फेज, ठीक है। G1 फेज में हमारा प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बनेगा, ठीक है, और RNA भी बनेगा, ठीक है। सेल जो है उसका साइज़ बढ़ जाएगा G1 फेज में, और आपको मतलब मोस्टली जो है सेल ऑर्गेनेली वहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएंगे, मतलब अपना कॉपी कर लेगा ताकि डॉटर सेल्स को हम दे सकें, ठीक है। रेप्लिकेट कर लेगा और ग्रोथ हो जाएगा उन सेल ऑर्गेनेली का। उसके बाद ये जो है वो क्या है, इंटरवल बिटवीन M फेज एंड इनिशिएशन ऑफ DNA सिंथेसिस। ये NCERT का लाइन है। इस फेज में DNA का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब DNA का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं आप इसको कि ये M फेज और S फेज के बीच का स्टेज को हम G1 फेज कहते हैं, ठीक है। या ये सेंटेंस भी देगा तो टिक आउट करके आइएगा कि इनिशिएशन ऑफ DNA सिंथेसिस और M फेज के बीच का जो फेज है वो G1 फेज है। इसमें भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा तभी तो प्रोटीन बनाता है ना, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है। सेल का ग्रोथ मैक्सिमम होता है G1 फेज में। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आ जाए, क्योंकि थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रोथ तो पूरे स्टेज में होता है लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ होता है G1 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको S फेज का, दूसरा फेज है आपको यहाँ पे मैंने पढ़ाया G1 फेज हो गया। अब S फेज पढ़ेंगे। S फेज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए S फेज है जो सेकंड फेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है। कौन सा DNA, जो न्यूक्लियस में है, साइटोप्लाज्म वाला DNA नहीं। साइटोप्लाज्म वाला DNA का तो आपको किसी स्टेज में भी हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर DNA का आपको होता है यहाँ पे रेप्लिकेशन। उसके बाद आपको सेंट्रोसोम, इसका रेप्लिकेशन होगा। अब कहिएगा सेंट्रोसोम क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम का, ठीक है। ये रेप्लिकेट होकर के एक और कॉपी बना लेगा अपना, कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल, ठीक है। नो नंबर इंक्रीज इन क्रोमोजोम, नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। यही मैं कब से आपको बोलने की कोशिश कर रही थी। ये जो S फेज में है इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए आपको एक स्लाइड में समझाती हूँ। ये है आपका नॉर्मल DNA, जिसके अंदर ये है क्रोमोजोम है, जिसके अंदर ये है DNA, ये नॉर्मल क्रोमोजोम है, ठीक है। अब ये S फेज में क्या चेंजेस आएंगे, देखिए ये तो ओरिजिनल कॉपी हुआ। S फेज में ये जो DNA है ना, ये अपना कॉपी कर लेगा और यहाँ पे दूसरा आर्म्स आकर के लग जाएंगे, ठीक है। दूसरी आर्म्स आकर के लग जाएंगे, ठीक है। DNA अपना कॉपी कर लिया। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको सेंट्रोमियर एक ही है दोनों जगहों पे, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को क्या लगता है ये 2 क्रोमोजोम हैं? नहीं, देखिए यहाँ पर भी एक सेंट्रोमियर है, यहाँ पर भी ये वाला एक ही सेंट्रोमियर है, तो नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम दोनों सेम ही है। नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम एक ही है, क्रोमोजोम 1 ही है। एक क्रोमोजोम ये भी है, एक क्रोमोजोम ये भी है। ये क्या है, ये रेप्लिकेटेड है क्रोमोजोम है, रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है कि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि S फेज में वो अपना कॉपी कर लेता है, ठीक है। DNA का कंटेंट बढ़ जाता है, जैसे 2 किलो DNA है ना वो 4 किलो हो जाता है, नंबर नहीं बढ़ता। मतलब 2n है डिप्लॉयड यानी n फॉर नंबर, तो S फेज में ये जो है वो आपको 2n ही रहेगा, लेकिन ये यदि नंबर है, ये नंबर होता है। और C से आप कंटेंट होता है C से। यदि 2C है DNA का कंटेंट S फेज में, ये 4C हो जाएगा। समझ में आपको आया?
कि नंबर नहीं बढ़ेगा, उसकी कंटेंट बढ़ेगी। 2 किलो था तो 4 किलो हो जाएगा डीएनए। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में होपफुली आ गया होगा कि इस पेज में क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो गया। ठीक है, लेकिन ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं आपको G2 फेज का। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम प्री माइटोसिस फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद सेल जो है वो माइटोसिस फेज में जाता है, एम फेज में जाता है, इसलिए इसको प्री माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये वही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, कंटिन्यूसली ग्रोथ होगा सेल का, आरएनए की भी सिंथेसिस होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आरएनए प्रोटीन का होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है एम फेज में। ठीक है, देखिए जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना वो बनता है यहाँ पे। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है। मैं आगे एम फेज में पढ़ाऊँगी स्पिंडल फाइबर रफली बता देती हूँ आपको क्या होता है। जो सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोसोम, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला सेंट्रोसोम, यहाँ से ना कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन के निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो मैं आगे पढ़ाऊँगी स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन, वो सेल जब डिवाइड होता है तब। ठीक है, तो आपको आगे मैं पढ़ाऊँगी कल के क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे देखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है जो कि आपको रिक्वायर होता है फॉर्मेशन के लिए, स्पिंडल फाइबर के लिए, वो यहीं पे बनता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी ये अपना कॉपी करता है। याद रखिएगा, जीवन में मैक्सिमम कर लेता है सेल ऑर्गेनेली कॉपी, बट ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये जो है अपना कॉपी G2 फेज में करते हैं। ठीक है, एक बात और बच्चों, ये जो सेंट्रोसोम है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको सेंट्रोसोम है। ठीक है, और ये अंदर वाला क्या है, सेंट्रियोल। ठीक है, कंफ्यूज आप मत होना प्लीज़। ओके, कल एनसीईआरटी सामने निकालो, मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, सेंट्रोसोम बच्चों सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देती हूँ, सेंट्रोसोम ये आपको एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूजन में गलती करके मत आइएगा आप लोग एग्ज़ाम में। उसके बाद देखिए एक और एनसीईआरटी की बातें आपको बतानी थी। ठीक है, कि जो प्लांट सेल होता है ना, इसमें माइटोटिक डिवीज़न आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में होता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन में, मतलब सॉरी एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल सेल जो होते हैं इनमें क्या होता है कि आपको जितने भी सोमैटिक सेल हैं, यानी 2n हैं, डिप्लॉइड सेल सोमैटिक होते हैं। सिर्फ जर्म सेल हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, जो कि एग और स्पर्म होते हैं, वही आपको हैप्लॉइड होते हैं। तो सब में आपको माइटोटिक डिवीज़न होगा, जो 2n है, n में नहीं होगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न। एक्सेप्शन है मेल हनी बी, एनसीईआरटी में दिया है, मेल हनी बी में आपको हैप्लॉइड में माइटोटिक डिवीज़न होता है। ठीक है, बाकी क्या होते हैं डिप्लॉइड में, जो कि सोमैटिक सेल होते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, तो उसमें आपको माइटोटिक डिवीज़न होगा। एक और बात है, देखिए G2 फेज कहाँ पढ़ें, G2 फेज। अब एक और स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। देखिए ये हो गया आपका M फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। आपका सेल्स ऐसे जाता है, ऐसे फेज है, ऐसे साइकिल चलता है। अब देखिए यहाँ पे सेल है, ये गया S फेज में गया, G2 फेज में गया, M फेज में गया, यहाँ डिवाइड होकर के 2 सेल बना दिया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे केस में कुछ सेल्स ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि क्या करते हैं कि G1 से यहाँ पे एक और फेज होता है G0 फेज। ठीक है, ये क्या करेंगे, जंप मार देंगे, G0 में जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, और जब उनको डिवाइड होना होगा तो फिर G1 फेज में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे फेज को आपको क्वोशेंट फेज कहते हैं, क्वोशेंट फेज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चों ऐसे सेल्स अभी आपको मैंने पढ़ाया कौन कौन से हैं,
कुछ सेल्स जो जाते हैं G0 फेज में और रेस्ट करते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे बट डिवाइड नहीं करेंगे। वो वैसे सेल्स जो कुछ समय के लिए सस्पेंड होते हैं G0 फेज में, वो कौन कौन से सेल्स होंगे आपको? वो आपको स्टेबल सेल्स होंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया, लिवर सेल्स, किडनी सेल्स। और कुछ सेल्स जैसे न्यूरॉन सेल्स हैं जो कभी डिवाइड नहीं करता, वो G0 फेज में पूरी लाइफ सस्पेंड करते हैं, वो कभी G0 से G1 में नहीं आएंगे डिवीज़न करने के लिए। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, देखिए, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? ठीक है, एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गन बन जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। यू मे वंडर हाउ सिंगल सेल देन गोज इन फ्रॉम सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। आप सोचिए कि कैसे ये सिंगल सेल से इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है बन जाती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टर ऑफ सेल्स इन डीड ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। जितने लिविंग सेल्स हैं उनकी एक कैरेक्टर है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस। All cells reproduce by dividing into two, with each parental cells giving rise to daughter cells each time they divide, and the newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to new cell population to formed by growth and division of single parental cell and its progeny। देखिए, ये एक पेरेंट है, डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाया, फिर ये पेरेंट हो गई, डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाई, फिर ये पेरेंट, और ऐसे करके पूरी एक पॉपुलेशन बना देता है सेल का। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। कह रहा है कि एक सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं आपको सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है। ठीक है, ऑल दिस प्रोसेसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्शन। कह रहे हैं कि जब सेल्स का डिवीजन होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का कॉपी होता है, सेल ग्रोथ करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो प्रोजेनी सेल्स होते हैं उसमें अपनी प्रॉपर जो इक्वल जो जीनोम्स होती है, मतलब डीएनए होती है, उसको दे देता है। क्यों? क्योंकि ये पहले रेप्लिकेशन किया होता है डीएनए का। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, ऐसा सीक्वेंस, ऐसा इवेंट जिसके थ्रू वो कॉपी करता है अपने जीनोम को, डीएनए को। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को। सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल जैसे कि सेल ऑर्गेनेली हो गया है, इसका भी तो सिंथेसिस होता है। इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, इट्स सेल साइकिल। क्या कह रहा है कि जो पेरेंट सेल है जब डॉटर सेल्स बनाती है तो डीएनए डुप्लीकेट करती है, सेल ऑर्गेनेली बनाती है, सेल का ग्रोथ होता है। इस इवेंट्स को हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ, सेल ग्रोथ जब बात करें तो इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि सेल का ग्रोथ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, साइटोप्लाज्मिक व्यू से तो मतलब कॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब सारे फेजेस में होते हैं। ठीक है, एंड द डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। वो कौन सा फेज है? एस फेज है, जहाँ सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, the replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of event during cell division। कह रहा है कि सेल डिवीजन के दौरान जो डीएनए कॉपी होता है वो डॉटर सेल्स में एक कॉम्प्लेक्स इवेंट है जिसके थ्रू बांटा जाता है। आगे पढ़ेंगे। दिस इवेंट आर देमसेल्व्स अंडरगो जेनेटिक कंट्रोल। ये जो इवेंट है उसका वो कौन कंट्रोल करता है? वो उसका जेनेटिक कंट्रोल है। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊँगी, आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, कैसे कैसे उसका फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कितने फेज है? 2 फेज है सेल साइकिल के, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को माइटोसिस फेज कहते हैं। कह रहा है क्या टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इज कल्चर। दिस सेल्स डिवाइड टू वन इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर। 24 घंटे में एक बार ह्यूमन सेल्स का लैब में देखा गया कि वो डिवाइड करता है, डिवीजन होता है। दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वैरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, मतलब सेल साइकिल का जो टाइमिंग है वो वैरी करता है, चेंज होता है। ये नहीं कि 24 घंटा सारे सेल का हो जाएगा। ठीक है, और सेल टाइप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से आपको? एक टू ऑर्गेनिज्म वैरी करेगा सेल साइकिल का ड्यूरेशन, दूसरा आपको सेल टाइप पे। ठीक है, ईस्ट जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, 90 मिनट में 90 मिनट में क्या करता है सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन एक्चुअल डिवीजन, मैंने आपको बताया कि एम फेज में ही एक्चुअल डिवीजन होता है, माइटोटिक अकर्स, एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया है। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल का एवरेज जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का 24 आवर है। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली 1 अबाउट एन आवर, मतलब 23 आवर इंटरफेज में निकालता है ह्यूमन सेल का और 1 आवर सिर्फ डिवीजन में लगाता है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 90, यही स्टेटमेंट है, मोर देन। एक टेस्ट में हम लोग का यहाँ जो पेड क्लासेस है वहाँ के टेस्ट में ये आया हुआ था, बच्चों ने 95% टिक किया था, आंसर था मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो एनसीईआरटी को आप एज क्या बोले, एज अ गीता, एज अ कुरान, एज अ बाइबिल आप इसको रट जाओ। ठीक है, आई मीन रट जाओ कहने का मतलब समझ लो। ठीक है, उसके बाद देखो द एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन में। एम फेज में 2 फेजेस होते हैं, एक में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दूसरा में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यही बात कह रहा है, देखो, कोरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड्स विद द साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेज टू कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन अंडरगोज बोथ द सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्डरली मैनर। कह रहा है कि इंटरफेज में जो सेल है प्रिपरेशन करता है डिवीजन करने के लिए, उसमें आपको डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है ऑर्डरली मतलब मैनर में, ये नहीं कि रैंडम। ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं आपको इंटरफेस 3 टाइप्स के होते हैं। आपको G1 फेज जिसको गैप 1 फेज बोलते हैं, S फेज जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज। ये इंटरफेस के 3 फेजेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्स्ट G1 फेज के। तो G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, S फेज में। तो ये बिटवीन M फेज एंड S फेज बोल सकते हैं, या इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फेज होगा, जो ऑप्शन में होगा आप देख के लगाना, टेकआउट करना। ठीक है, उसके बीच का फेज है G1 फेज। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोज बट नॉट डीएनए रेप्लिकेट्स। मतलब क्या होता है, सेल एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल का ग्रोथ भी होता है, लेकिन वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता G1 में। एस फेज और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक्स प्लेस। यानी एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ पर सेल डबल। अमाउंट ऑफ डीएनए मतलब 2 किलो से 4 किलो हो जाएगा डीएनए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कि अब आप नंबर बढ़ा देना। ठीक है, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C तो इंक्रीज टू 4C हो जाएगा, 4C। C फॉर कंटेंट। However, there is no increase in chromosome number. इसमें क्रोमोजोम नंबर का इंक्रीज नहीं होता है। If the cell had diploid, यदि सेल डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा। ठीक है, of chromosome at G1 phase. Even after S phase, the number of chromosome remains the same. S phase के बाद भी डिप्लॉयड ही रहेगा। In animal cell इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज, एनिमल सेल की बात कर रहा है, प्लांट सेल नहीं, याद रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन्स है। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेट करता है और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है एनिमल्स में। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। सेल ग्रोथ होता रहता है, कंटिन्यू रहता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है आपको G2 फेज में। आगे देखिए, सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डिवीजन नहीं करते हैं, जैसे हार्ट सेल, न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जब इंजर्ड होते हैं तभी डिवाइड करते हैं, जैसे लिवर सेल्स, पैंक्रियास सेल्स। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स हैव टू बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ, दिस सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, एग्जिट G1 फेज टू इंटर इन एन इनएक्टिव स्टेज। तो क्या कह रहा है, वही बात कह रहा है कि जो सेल है जो नहीं जिनको डिवीजन करता है चले जाते हैं G1 फेज से, कहाँ चले जाएंगे, G0 फेज में चले जाते हैं। ठीक है, डिवाइड फर्दर, एग्जिट G1 फेज टू इंटर इन एन, क्या करते हैं, G1 फेज से एग्जिट होकर के और चले जाते हैं, ये मान लो G1 फेज है तो यहाँ से चले जाएंगे G0 फेज में। ठीक है, जिनको डिवाइड नहीं करना है वो यहीं पे पूरी लाइफ सस्पेंड रहेंगे, जिनको डिवाइड करना है फिर से G1 फेज में चले आते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या, सेल्स इन दिस स्टेज, इस स्टेज में जो सेल्स हैं वो इनएक्टिव स्टेज है। ठीक है, ये जो क्वेसेंट फेज है, ठीक है, वो क्या है, एक इनएक्टिव स्टेज है।
ठीक है। यहाँ पे भी सेल्स जो हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन बट नो प्रोलिफरेट, यहाँ डिवीज़न नहीं करेंगे, नॉट डिपेंडिंग सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द, और कुछ जो सेल्स हैं जो आपको मैंने बताया था स्टेबल सेल्स जो डिवीजन करते हैं एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट्स, वो यहाँ से फिर G1 फेज में आकर के आपको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यह तरह यहाँ तक की बात है। आगे मैंने ये लाइंस आपको पढ़ा दिया है कि इन एनिमल सेल्स माइटोटिक्स डिवीजन जो है कहाँ देखा गया है, डिप्लॉयड सेल्स में। डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं। ह्यूमन में हैप्लॉयड सेल्स कौन सा है, गैमेट, कौन सा, एग और स्पर्म, ये होते हैं हैप्लॉयड सेल्स यानी जर्म सेल्स। ठीक है, तो क्या देखा गया कि एनिमल्स में जो है माइटोटिक डिवीजन कहाँ होता है, 2n में, डिप्लॉयड में, याद रखिए ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लांट सेल में n और 2n दोनों में होता है माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, एक्सेप्शन है क्या, एनिमल सेल का एक एग्जाम्पल, एनिमल का एक एग्जाम्पल है मेल हनी बी। मेल हनी भी एन होता है, हैप्लॉयड होता है, और उसमें क्या होता है कि आपको माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, तो चलिए कल हम पढ़ेंगे एम फेज, और आपको ये चैप्टर 3 में हम पढ़ा चुके हैं, आई थिंक पेड क्लासेस में पढ़ाया हमने, फ्री क्लासेस में ये वाला अभी हम चैप्टर 3 नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, यदि आप जानते हो तो नहीं पढ़ाएंगे, नहीं जानोगे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है।